इसमें आय के संसाधन और जुटाने पड़ेंगे और हमने उसकी समीक्षा करके अनुमति ली घोषणा करने की, कहाँ से आमदनी हम एक्स्ट्रा इनकम और बढ़ा सकते हैं, और तब हमको अनुमति मिली थी इसकी घोषणा करने की, तो हुई है घोषणा। बीजेपी क्या हवा हवाई में करी होगी, क्या लगता है उसको? उनकी बात वो जाने, क्योंकि 12,000 करोड़ अगर वो दे रहे हैं तो भी अपने आप में करीब 7,500 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। 1,500 करोड़ करीब अभी भी पेंशन के मिलते हैं, जो पेंशन अपन बांटते हैं उसमें 1,500 करोड़ का साल का लगभग खर्चा है। इसके अतिरिक्त टोटली 9,000 करोड़ का खर्चा जाएगा। अगर सबको, उनने तो सबको भी नहीं कहा था। देखिए, बहुत सारे राजस्व जनरेट करने के हम लोगों ने प्लान बनाए हैं। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदाओं का प्रदेश है। यहाँ पर जिस प्रकार से कोयला से लेकर रेत से लेकर जिस पूरे प्रदेश को खोखला कर दिया गया है, प्रदेश के रॉयल्टी की चोरी हुई है। शराब में क्या हुआ है, शराब का जो वास्तव में जो मैन्युफैक्चरर से जाना चाहिए था वो जाता काउंटर में नहीं था, वो इनके जेब में जाता था। बहुत सारे राजस्व के रिसोर्सेस उसको इन लोगों ने बंद करके रखा था। वो पैसा जनता के लिए नहीं, वो दिल्ली दरबार के लिए महफूज था। तो इसी बात से आप समझ जाइए किस प्रकार का इनका घोषणा पत्र था, क्या इन्होंने कहा था। आज इसी कारण प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की विदाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे पर आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है चुनाव खत्म होने के बाद जो चर्चा गर्म है, जो एक चुनौती के रूप में राजनीतिक दलों के सामने आने वाली है, वो है चुनावी वादे। चुनावी घोषणाएं तो बहुत हो गई, लेकिन वो धरातल पर कैसे उतरेंगी, कैसे वो पूरी होंगी, क्या चुनावी वादों का हश्र होगा, कितने उसके लिए राजनीतिक दल तैयार हैं, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ रहे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सभापति प्रमोद दुबे जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है कि घोषणाएं तो बहुत हो गई और उसको देखकर वोट भी लोगों ने दे दिया जो कि ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन ये पूरा कैसे होगा, क्या इसके पूरे होने के बाद कुछ टैक्स बढ़ेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी और क्या इसका दूरगामी कोई असर पड़ेगा, ये बताएंगे हमारे साथ जो अजय चंद्राकर जी हैं वो। लेकिन पहले राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष ने तो 1-2 कदम बढ़ के ही घोषणाएं कर दी है, फिर सत्ता पक्ष के पास चलेंगे। रविंद्र जी, आप लोग ने सोचा है था कि नहीं कि बिना सोचे समझे केवल गारंटी दे दी मोदी जी की, अब वो पूरा कैसे होगी, मोदी जी थोड़ी आएंगे पूरा करने? रविंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। चेक करिए। ठीक है, रविंद्र जी आपके पास आएंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हम प्रमोद दुबे जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आवाज आ रही है जी? आ रही है, ठीक है। पहले रविंद्र जी चलिए, बोलिए। जी। सबसे बड़ी बात है यदि ये मोदी जी की गारंटी है तो निश्चित रूप से पूरा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम कोई भी जो योजना बना रहे हैं, जो हम वादा कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, उसको कोई बिना सोचे विचारे नहीं कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था के साथ कर रहे हैं। हम इस तरह नहीं करेंगे। देखिए, हमने महिलाओं को कहा 1,500 रुपया देंगे महिला, हमने कहा प्रत्येक विवाहित महिला को देंगे। हमने कांग्रेस की तरह नहीं कहा कि सभी महिलाओं को देंगे। देखिए अंतर कितना होता है। यदि छत्तीसगढ़ में सभी महिलाएं गिनेंगे तो 5 साल की बच्ची भी महिला की श्रेणी में आती है। क्या सबको दिया जाएगा? 125 करोड़ महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में, 125 करोड़। अब उनको सबको देंगे तो इनका 20,000 करोड़ रुपया तो कांग्रेस का लग जाएगा। हमने इसी को प्लानिंग किया। हमने प्रत्येक विवाहित महिला का, इससे ज्यादा से ज्यादा 25 या 50 करोड़ लोग होंगे और इन्होंने बगैर प्लानिंग के, केवल प्रलोभन के कारण, छल करने के कारण 125 करोड़ कह दिए। इसी तरह इन्होंने कर्जा माफी के लिए भी कहा तो कोई प्लानिंग नहीं बताई। ये तो केवल मतलब ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी 1,000 बोल रही है तो 1,200 कर रही है। हम अपने सोर्सेस से करेंगे, हम इस तरह बोली लगा। क्या है वो सोर्सेस? क्या है सोर्सेस? कहाँ से लाएंगे नया? हमारा जीएसटी का कलेक्शन आता है, हमारी प्राकृतिक संसाधन है, हम कोल के मामले में बहुत उन्नत है, लोहे के मामले में उन्नत है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ,
यदि सरकारें ईमानदारी से काम करे, उसकी नीति अच्छी हो, रीति अच्छी हो, तो सब अच्छा होता है। हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे कि इनका 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को एक मामले में चले जाए, तो 2000 करोड़ का शराब घोटाला हो जाए, पीडीएस घोटाला हो जाए, राशन घोटाला हो जाए और दुनिया भर के ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले। तो जब सिस्टम बिगड़ता है तो पूरी चीज बिगड़ती है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है, इस 5 साल में हमने देखा पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। इसी के कारण इनको कर्जा बहुत ज्यादा लेना पड़ा। हम भी जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, हमने भी काम किया, लेकिन हमें इतने कर्जे में नहीं डुबोया, इस तरह भ्रष्टाचार नहीं था। 2 बातें, हम पूरे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, जीएसटी हमको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हम इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम ईमानदार और सेवाशासी शासन की व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार और ये केवल घोषणावीर की तरह काम नहीं करेंगे। नए टैक्स लगाएंगे क्या, ये बता दीजिए। टैक्स तो लगाना पड़ेगा, नया टैक्स लगाएंगे। बिल्कुल, जहां आवश्यकता है। स्टेट का तो एक विशेषता है कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन टैक्स का बोझ ऐसा नहीं होगा कि आम जनता करा हले। यदि हम अपनी योजनाओं को ला रहे हैं तो पूरी प्लानिंग है, मैंने पहले ही कहा। हम ऐसा टैक्स नहीं लगाएंगे जिससे सभी लोग दुखी होंगे। यदि आवश्यकता होगी थोड़ी बहुत लगाने की जरूरत है, क्योंकि आम जनता को देना है तो देंगे। और फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, यदि कांग्रेस की तरफ भ्रष्टाचार रुक गया तो निश्चित रूप से पूरा काम हो जाएगा। इतना बजट हमारे लिए पर्याप्त है, 1.25 लाख करोड़ का आसपास का बजट है, वो फिर बढ़ेगा, उतने में हम अपना काम कर लेंगे। ठीक है, ये तो प्लानिंग रही बीजेपी की, और उनको एक बड़ा सहारा है केंद्र के भरोसे उन्होंने ये वादा कर दिया है। लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है? कांग्रेस किसके शासन में ही हमने देखा कि जो पिछला घोषणा था उसे पूरा करने के लिए आप लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी दुबे जी। ऐसे में ये जो नई घोषणाएं हैं वो कितना एडजस्ट हो पाएंगी? देखिए मोहन तिवारी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उद्योगपतियों को लाभ नहीं पहुंचाएंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति रहती है। हम जो बजट की जो बात कर रहे हैं वो किसानों के लिए धान खरीदी में की बात कर रहे हैं, किसानों की कर्ज माफी की बात करते हैं, हम रसोई गैस में महिलाओं के लिए सब्सिडी की बात करते हैं, हम तेंदुपत्ता में जो छूट देते हैं वो गरीब महिलाएं आदिवासियों के लिए सोचते हैं, हम तो महिला स्व सहायता समूहों के बारे में सोचते हैं, हम आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिलाएं होती हैं उन बेचारियों के बारे में सोचते हैं। ये उद्योगपतियों को जो लोग टैक्स माफ करते हैं उनसे हमारे कोई सरोकार नहीं है। जिन लोगों ने 40,000 करोड़ की राशि इन्होंने जो माफ कर दी, वो आज यहाँ बैठ करके बजट की बात कर रहे हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो 1,27,000 करोड़ रुपया आज छत्तीसगढ़ का बजट है। स्वाभाविक है आने वाले दिनों में वो 1,50,000 करोड़ तक जाएगा। 70,000 करोड़ रुपया अगर हम इसमें निकाल भी दें तो हमारे पास 60,000 करोड़ जो बचते हैं वो आने वाले समय के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए हो, हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास एक नीति है। हम स्काई वॉक टाइप का काम नहीं करेंगे कि 100 करोड़ का स्काई वॉक बना दिए और वो उसको दर्शनीय स्थल हो गया है, ना उसको तोड़ सक रहे हैं। हम 140 करोड़ का वो रोड नहीं बनाने वाले हैं जिस प्रकार से इन लोगों ने कि कार धंस गई, उसको फिर से 40 करोड़ रुपए लगाना पड़ा। तो ये हमारे और भारतीय जनता पार्टी में ये बेसिक फर्क है। और हमारा वित्तीय प्रबंधन जो है वो इतना बखूबी है, जिसके लिए केंद्र की सरकार की जो टीम आती है वो हमको प्रमाण पत्र देती है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो सम्माननीय प्रवक्ता महोदय बैठे हैं वो हमारी आलोचना कर रहे हैं। तो पहले ये बता दें कि माननीय मोदी जी के द्वारा जो भेजी गई टीम थी वो झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं, दोनों में फर्क ये बता दें। क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो टीम भेजी थी उसमें भूपेश बघेल जी की सरकार को बेस्ट वित्तीय प्रबंधन के लिए देश में दूसरा स्थान दिया था। और आपको यह भी मालूम है कि बेरोजगारी जो दर है वो 0.1% है छत्तीसगढ़ में। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, उसके बाद हमारा वित्तीय प्रबंधन है। और कभी भी हमने लोन के मामले में लिमिट क्रॉस नहीं किया है मोहन तिवारी जी। हम लिमिट के अंदर रहे। वही इसके इतर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से लेकर केंद्र सरकार तक के ये अपना बजट देख लें और उसमें ब्याज की राशि देख लें तो इनकी आंख स्वयं खुल जाएगी। इसलिए हमको सलाह देने के बजाय बेहतर है कि वो मध्य प्रदेश की सरकार को दे दे आने वाले दिनों में, अगर इनकी बनती है तो। वैसे बन तो नहीं रही है, और लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां है वहां जरूर दे दे, और असम में है तो वहां जरूर दे दें। जब इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं तो अपने प्रदेशों में ये सलाह क्यों नहीं देते जहां इनकी राशि का
86% करीब करीब ब्याज में खर्च होता है। तो जब इतने बढ़िया अर्थशास्त्री ये लोग तो अपनी सरकारों में सलाह देने के बजाय छत्तीसगढ़ में ये वित्तीय प्रबंधन की बात क्यों कर रहे हैं, ये हमारी समझ से परे मोहन जी। ठीक है, तो एक दूसरे के योजनाओं में किस तरीके की खामियां हैं और कौन बेहतर प्रबंधन करता है, इसको लेकर दोनों ही पक्षों में अलग अलग मत है। लेकिन हमारे अर्थशास्त्री क्या सोचते हैं, इस तरीके की होड़ प्रतिस्पर्धा हमारे प्रदेश को कहां लेके जाएगी? डॉक्टर अजय चंद्राकर जी की एक विशेष टिप्पणी ले लेते हैं। चंद्राकर जी, आप देख रहे हैं हमारा प्रदेश अब जो भी परिणाम आएगा इस तरीके के बोझ के लिए तैयार रहेगा, कितना इसके लिए हम छत्तीसगढ़ तैयार है, आपका क्या मानना है? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति रही या फिर स्रोत जो है, स्रोत क्या है? राज्य सरकार का, राज्य का स्वयं का राजस्व, दूसरा आता है इसमें राज्य की जीएसटी, फिर आता है राज्य एक्साइज। राज्य एक्साइज से हम आगे बढ़ते हैं तो सेल टैक्स और वेट, बिजली पर टैक्स और ड्यूटी, वाहन टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क और भू राजस्व। इतना रिसोर्स है जीएसटी के गठन के बाद। लेकिन पिछला बजट मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में जो प्रस्तुत किए, वो छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी बात यह रही कि वित्तीय घाटा 0.17% ही था। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए घोषणा पत्र में जिस तरह से हम एक प्रकार से बहुत बड़ी उदारता देख रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण है कि राष्ट्रीय औसत का जीडीपी का जो विकास दर रहा उससे ज्यादा भारत का छत्तीसगढ़ का 8% रहा, जिसके कारण से भी ये दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस तरह की घोषणा जनता के सामने रखें। अब मूल बात आता है, वित्तीय भार की बात आई या कर्ज के भार की बात आई तो 17.90% था जनवरी 2023 के पोजीशन में। अब मूल बात यह है कि अगर लीकेज को कम करने का काम किया जाता है, लीकेज में दोनों आदरणीय है और दोनों को फेस करना है। एक उदाहरण देता हूं, कुछ 3% किसान छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जो खेती नहीं करते पर किसान हैं, हाँ, और वो लोन लेते हैं, और लोन लेते हैं तो उनका कर्जा माफी भी होता है। पुराना जो 5 साल पहले का जो आंकड़ा है वो मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि दोनों स्नेहिल प्रवक्ताओं का, आपका, हमारा आशय ये है कि लीकेज को कम किया जाए। तो यहां पर इस तरह के लीकेज को प्रशासनिक कह सकते हैं एक प्रकार से चुस्ती के साथ किया जाता है, तो वित्तीय प्रबंधन करने में एक प्रकार से एक सहयोग ही प्राप्त होगा। अब पिछला राजस्व जो रहा राज्य सरकार का 56,200 करोड़ रुपया का स्वयं का, और केंद्र से मिला था 49,800 करोड़ रुपया औसत, फिर इसको विनियोग किया गया। एक अच्छी बात यह रही कि 22-23 में हमारी सरकार लोन नहीं ली थी, जो बजट में जो भाषण है उसके अनुसार। लेकिन एक नई बात आ गई है जो कल हो गया मोहन जी, 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है, 16वां वित्त आयोग का गठन की प्रक्रिया आरंभ हो गई, और उसमें यह बात आ रही है कि राज्य सरकारों को किस तरह से अनुदान दिया जाए, और उन राज्य सरकारों को दिया जाएगा जो सोशल सेक्टर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उसके पुनर्गठन की बात हो रही है। आज काफी बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल अखबारों में इसके ऊपर आर्टिकल भी है। तो मूल प्रश्न यह है, चुनौती तो बहुत बड़ी है और इसको साकार करना फिर आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो खर्च किया जाता है, इसमें कई जगह रिसफल भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये एक तरीके से फेयर अगर विश्लेषण करें तो कितना संभव है इस तरीके के वादों को पूरा करना, और सीधा सरकार बनाते ही पूरा करना क्या संभव है? देखिए, सरकार बनाते ही पूरा तो संभव मुश्किल है, इसलिए क्योंकि चरणबद्ध अलग अलग घोषणाओं को लागू करना ये प्रदेश के हित के लिए भी रहेगा।
दूसरी बात क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर बॉन्ड मार्केट से जो लोन लिया जा रहा है, केंद्र सरकार को थोड़ा कम इंटरेस्ट में मिल रहा है, राज्य सरकारों को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है। ये सब शॉर्ट टर्म लोन है मोहन जी, जिसके कारण रीपेमेंट का भी दबाव है। दूसरी बात, जिस तरह से आरबीआई और वित्त मंत्री जी जो स्टेटमेंट दी है कि जो अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं उनको लोन देने में थोड़ा सतर्कता रखी जाए, और दूसरी बात आ रही दो पक्ष और ग्रोथ, जिस तरह से भारत का अनुमान लगाया जा रहा है राउंड फिगर 6.5%, और महंगाई भी लगभग 6%, तो हमारा ग्रोथ तो 0.5% ही हुआ ना। और जब सेंट्रल का ये परफॉर्मेंस रहेगा तो राज्य सरकारों की भी यही स्थिति रहेगी, 0.1%, 1% का ही अंतर रह सकता है। ठीक है, तो काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी वर्किंग करके बैठी हुई हैं। और टीएस सिंहदेव को तो हम सुन रहे थे कि उन्होंने समय इसीलिए लिया क्योंकि उन्हें वर्किंग में थोड़ा समय लग गया। बीजेपी की घोषणा थोड़ी पहली हो गई, लेकिन कांग्रेस को थोड़ी घोषणा करने में देरी हुई। उसकी वजह थी कि उन्होंने पूरी प्लानिंग की है। दुबे जी, ये इस प्लानिंग को धरातल में उतार लेंगे? आप लोग तो दावा भी कर रहे हैं सरकार बनाने का, तो सरकार कंटिन्यू रही तो क्या ये माने कि ये वादे सारे जल्दी जल्दी पूरे होंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले भी राजकोषीय संतुलन को कभी नहीं बिगड़ने दिया मोहन जी हमने, और उसी का परिणाम था कि आज हमने उद्योगपतियों के कर्ज माफ नहीं किए। हमने जो हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, जिनके पास कोई खेती नहीं है, उन लोगों को हमने प्रश्रय दिया। और ये आप अद्भुत चीज देखेंगे कि भारत में केवल छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश रहा जहां पूरे कोरोना काल में अगर आप कहीं आकलन करें तो केवल यहां लोगों के जेब में पैसा डालने का काम सरकार ने किया। उसी का ये परिणाम था कि वित्तीय संतुलन जो था वो चाहे व्यापारियों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार का हो, ये पूरा का पूरा एक जो प्रदेश था वो वित्तीय संतुलन के आसपास रहा। किसी को कोई तकलीफ नहीं आई। अन्य प्रांतों में देखिएगा आपके क्या भयावह स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं उनको ये स्वयं आकलन कर लेना चाहिए। उस कोरोना काल के पीरियड में आत्ममंथन करके जवाब निश्चित रूप से देना चाहिए कि आज की स्थिति और उस समय की स्थिति में छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं रहा। वहां किसानों को हमने पैसा दिया तो किसान अपने जेब में पैसा नहीं रखा, उसने व्यापारियों को ला कर दिया, उसने खरीदी बराबर की, अपने परिवार की शादी में लगाया। तो कुल मिलाकर के जो एक रोटेशन जो होता है, वो रोटेशन जो वित्तीय संतुलन जिसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन कह सकते हैं, वो काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बेहतर ढंग से किया। उसी का परिणाम था कि बाकी राज्यों में त्राही त्राही मच गई, लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान भी खुशहाल था, छत्तीसगढ़ का मजदूर भी खुशहाल था, छत्तीसगढ़ का व्यापार भी। आपको तो मालूम है कि बीजापुर जैसे जगह में जहां 2 ट्रैक्टर थे वहां 220 ट्रैक्टर खरीदे गए मोहन जी। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि सबसे सुदूर अंचल का आदिवासी परिवार का आदमी अपने खेत को अपने ट्रैक्टर से जोत रहा है। तो यही तो राम राज्य था क्या, या यही तो राम राज्य कहते हैं क्या? उस कार्य को करने के लिए हमने पूरा प्रबंधन को बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से निकाला। और माननीय बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात, तो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने, अगर इनको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूं, चुनाव के केवल कुछ माह पहले ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर 1 साल कमीशन खोरी छोड़ देंगे तो हमारी सरकार वापिस आ जाएगी। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि शायद उनका परिदृश्य भूल गए होंगे ये, इसलिए क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह साहब तो समझदार रहे होंगे, वो किनको कहे होंगे? इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहे होंगे जिनके कारण वो त्रस्त थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले भी वित्तीय प्रबंधन में काफी सफल रहे, और आगे भी जब सरकार बनने वाली है हमारी, तो उस समय भी आप देखिएगा कि भारत में जो छत्तीसगढ़ मॉडल दिखता है वो यूं ही नहीं कहा जा सकता। इन्हीं सब कारणों से छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में सराहा जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस का एक मॉडल है और उस मॉडल के तहत वो डायरेक्ट बेनिफिट की लाइन में चलती भी रही है, लेकिन बीजेपी का पहली बार ट्रैक चेंज हुआ है। रविंद्र जी, आप लोग रेवड़ी कहकर आलोचना करते रहे इस तरीके के डायरेक्ट बेनिफिट को या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को, अब आप लोग ने ट्रैक चेंज किया है। क्या मालूम, पता चला आला कमान का फैसला आ गया, ऊपर से मोदी जी ने मना कर दिया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ये अचानक ट्रैक चेंज क्या चुनाव जीतने के लिए किया आप लोग ने?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने रेवड़ी उसको कहा था जो जबरदस्ती का सरकार बनाने के लिए मुफ्त में बांटना। तो ये भी तो स्टेट बात है। वेलफेयर की बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल राज्य एक स्टेट वेलफेयर की अवधारणा है, जो राज्य के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए जहाँ आवश्यक है वहाँ हम देंगे। हम अनावश्यक रूप से नहीं देंगे। मैंने पहले ही कहा, एक उदाहरण भी दिया कि हमने महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए देने का वादा किया। जब भूपेश बघेल को चिंता हुई, वो सरकार से जा रहे हैं, जब देखे फर्स्ट फेज में पराजित हो रहे हैं, तो घबराए 1250 कर दिए। इसको बोलते हैं रेवड़ी बांटना, क्योंकि आपके वो घोषणा पत्र में था नहीं। हम ऐसा नहीं करते, नहीं तो हम भी बोल देते कि किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, बिजली बिल माफ कर देंगे। हम वित्तीय प्रबंधन को समझते हैं और वित्तीय प्रबंधन को भी समझते हैं। और दो बातें मैं प्रमोद दुबे जी का आदरणीय उनकी बातों का जवाब देता हूँ। पहला तो उन्होंने कहा कि हम स्काई वॉक जैसे क्या कहते हैं वो नहीं बनाते प्रोग्राम। आपने क्या कहते हैं, अभी आपकी सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और मंत्रियों की जो कमेटी थी, उन्होंने स्काई वॉक को तोड़ने का नहीं, बनाए रखने का वादा किया, और आपने 5 साल उसको बनाया नहीं। अब उसकी लागत कितनी बढ़ गई होगी? दुगनी बढ़ गई होगी। तो ये आपका वित्तीय कुप्रबंधन दिखाता है कि आप राजनीतिक विद्वेष के चलते निर्णय तो लेते, अब उसी को जो 5 साल पहले बन जाना था, अब दुगनी लागत पे बनाएंगे। तो हमको वित्तीय प्रबंधन की सिखाने की बात इसलिए नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह के समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 15 साल हमको वाहवाही मिली हुई है। एक आध बात मिल गया भूपेश बघेल जी को तो बात नहीं है। दूसरा मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। आपने कहा बेरोजगारी दर 0.1% है। अब इसी का जवाब देता हूँ। विधानसभा में खुद भूपेश बघेल जी ने कहा जो आंकड़े सीएमआई पेश करती ना, वो मान्य नहीं है। वो एक प्राइवेट संस्था है जिसका क्या कहते हैं आंकड़ा है। आप बता दें सीएमआई के आंकड़ा कौन है? क्या सरकारें जारी करती है? एक प्राइवेट संस्था करती है। उस प्राइवेट संस्था की बातों को आपकी सरकार भरोसा नहीं करती है, तो हम क्यों भरोसा करेंगे? भ्रष्टाचार बताइए, की बात कर रहे बेरोजगारी हैं, 5 साल में एक भी प्रमाण नहीं ले पाए, 10 लाख लोगों को कहीं बेरोजगारी कोर्ट में भत्ता नहीं गए, क्यों दे रहे कहीं हैं? कचहरी आपने वादा नहीं किया गए। था 10 लाख को देंगे, तो आपकी सरकार में भी बेरोजगारी हमने तो आज अपनी आंखों में देख लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये तो कि गलत उत्तर बात है। प्रदेश में तीसरी चेक बात बता कैसा रहा हूं मैं बांट रहे आपकी। हैं, आप जो उसी से हम बोल रहे थे अंदाजा ना, लगा लिए तो कि इनकी स्थिति परिस्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ और में मोहन डॉक्टर रमन सिंह जी, की सरकार हमारी ने जो योजनाएं कौन से है ना, उद्योगपति का वो कर्जा लक्षित माफ है। किया है? आप बताइए, आप सीधा मोदी जी पे चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने कितने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया था दुबे जी? यही आप बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। दूसरी बात, तो ये लोग पहली बार तो ये लोग को किसान की याद आई। अरे ये तो नक्सलगढ़ बना दिए थे छत्तीसगढ़ को। आज छत्तीसगढ़ कम से कम छत्तीसगढ़ियों का प्रदेश कहला रहा है। भूपेश बघेल जी के कारण आज जो प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कहला रहा है। मोहन जी, हमको बताने की जरूरत नहीं। और केंद्र सरकार जो आप बोल रहे थे ना, छत्तीसगढ़ में किस तरह से हाय हाय नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ। 5 किलो नरेंद्र मोदी जी ने अतिरिक्त चावल दिया, ये तो बस 35 किलो दे रहे हैं भूपेश बघेल की सरकार ने। और हाय है इसलिए नहीं हुआ कि मोदी जी ने वैक्सीन भेजा, मोदी जी ने दवाइयां भेजी। इसलिए कोरोना काल में छत्तीसगढ़ को यदि राज्य के मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बना दीजिएगा। रविंद्र जी, राज्य में मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बना दीजिएगा। आपके यहाँ कोई एक योग्य आदमी नहीं है ऐसा लग रहा है हमें तो। आर्थिक समृद्धि आ जाती। अरे भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना के 16 लाख लोगों वही को तो कह रहा हूँ, माननीय मोदी जी को और आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री में भी बना निश्चित रूप दीजिएगा। से आपके यहाँ कोई एक आदमी नहीं है क्या? उससे लोहार खरीदते, आपके उससे यहाँ एक कोई आदमी उससे नहीं है क्या राज्य में? मजदूरी पड़ती। अरे लेकिन मोदी जी आप के लोगों ने अलावा क्या कोई किया? आप लोगों के पास काम नहीं है क्या? की बात थी आप लोगों को अर्थव्यवस्था को पढ़ाना। ठीक है, चलिए ये तो चलता रहेगा एक दूसरे की बातों का खंडन, लेकिन इसका अर्थशास्त्रीय नजरिया क्या है दोनों पार्टियों के मॉडल को लेकर? अब ये नया मॉडल आ गया है अजय चंद्राकर जी कि जनता जो है वो चाहती है कि उनके लिए क्या हो रहा है, उनको डायरेक्ट क्या मिल रहा है। अब उस मॉडल के तहत दोनों ही पार्टियां चल रही है। ये मॉडल कैसा है? चुनाव में तो ठीक दिखता है, लेकिन क्या ये जो अर्थशास्त्र के नजरिए से ठीक है क्या? देखिए मोहन जी, इसे दो पहलू में देखना पड़ेगा। प्रायः क्या होता था कि संगठित क्षेत्र के लिए सरकारें काम करती थी, और संगठित क्षेत्र में भारत में राउंड फिगर 6% लोग, 94% लोग जो ये असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और कोविड के बाद असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो मॉडल, और जिसको दोनों पार्टियां जिस तरह से फोकस कर रही, और अपना अपना कुछ बिंदुओं के ऊपर दोनों में कहीं पर कोई ज्यादा उसको फोकस किए, कोई उसको रखे भी नहीं, ये भी बातें हैं। लेकिन आप देखिएगा कि असंगठित क्षेत्र में पैसा देने से, जैसे गांव की बात हुई, तो उसमें क्या हुआ? कृषि का क्षेत्र 96% वो बूम किया। पशुपालन डेयरी का भी उद्योग उसमें आया जी। साथ ही साथ गांव में जो गोडाउन बनता है वो भी उसमें आया। कंस्ट्रक्शन भी है इस क्षेत्र में, रियल एस्टेट भी है, बिजली पानी गैस भी है, और
प्रशासन भी है। तो इन क्षेत्रों से, और कमोडिटी का मतलब यहाँ सोना चांदी से मतलब है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इसमें काफी उसको फायदा पहुंचा। तो लूप में तो पैसा घूमा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए असंगठित क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र ही नहीं रखना है, उनको परमानेंट जॉब की बात होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता की बात होनी चाहिए। ठीक है, इस दौर से निकलेंगे, लेकिन आने वाली नस्ल के लिए एक परमानेंट रिसोर्स की बात के ऊपर सरकार को बुनियादी और पूंजीगत व्यय करना अनिवार्य रहेगा। नहीं, ये महिलाओं को जैसे पैसा देने का फैसला है, इससे आर्थिक उन्नति होगी, परिवार में पैसा आएगा, कुछ कई उपयोग करेंगी महिलाएं। मध्य प्रदेश में ये मॉडल खूब चला, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लाई है। डायरेक्ट जैसे महिलाओं को चाहे 15,000 रुपया या फिर 12,000 रुपया देने की बात हुई है जी, तो इसका तो स्वागत ही होना चाहिए। और देखिए मोहन जी, आपके साथ चैनल में कभी बात किए थे जी कि एक योजना शायद जिनको और भविष्य में करना चाहिए, जिससे महिलाएं काफी राहत महसूस करेंगी। उनको इंडिविजुअल 15,000 12,000 मिलेगा, वो निश्चित रूप से वो खर्च करेंगी और वो पैसा मार्केट में आएगा और सर्विस सेक्टर में, और कह सकते हैं कि विकास दर में वृद्धि होगी, सरकार को टैक्स भी मिलेगा। लेकिन जैसे कुपोषण की शिकार है महिलाएं और बच्चे, तो सरकारी स्कूल जो हैं वहां कम से कम हमारे यहाँ औसत 30 लाख बच्चे हैं, और सुबह उनके माता पिता श्रमिक वर्ग के जो भोजन बनाते हैं उसको वो भोजन करके वो बच्चे आते हैं, मिड डे मील में मिलता है, उसके बाद रात्रि में भोजन मिलता है। तो यहाँ पर उनके लिए नाश्ते की प्रबंध की बात की जाए, मैं कैलकुलेट कर रहा था 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा इसमें नहीं है सालाना। तो इस तरह का होगा तो कुपोषण के क्षेत्र में ज्यादा और खर्च हम मेडिकल हेल्थ में कर रहे हैं ना, वो पैसा बचेगा, डाइवर्ट होगा, और ये इस तरह से नई नस्ल जो है वो बेहतर होगी, नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी को फायदा हो, इस तरीके की योजनाएं बननी चाहिए। लेकिन घोषणाएं हो चुकी हैं, अब चुनाव परिणाम तय करेगा। एक एक टिप्पणी दोनों प्रवक्ताओं से ले लेते हैं कि भाई आखिर वो लोग करने क्या वाले हैं अपने अपने स्तर पर। पहले दुबे जी। देखिए, जो हमारी चुनावी घोषणाएं पहले भी रही, वो हमने कभी उद्योगपतियों का हमने कर्जा माफ नहीं किया मोहन तिवारी जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी रही है 48 हजार करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया, इसके इतर हम लोगों ने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, उनका आर्थिक स्तर कैसे अच्छा हो, ये एक टाइम लिमिट के लिए होती है। उसके बाद हमें मालूम है कि ये स्वयं आत्मनिर्भर होने की दिशा में, जिस प्रकार से मोहन जी आपको याद होगा कि ये संयोग कहें या भाग्यशाली की बात कहें, जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने एक भी बार अकाल नहीं पड़ा। जब से डॉक्टर रमन सिंह जी थे 15 साल में 11 बार अकाल पड़ा है। मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मैं जानता हूं। तो ये भी चीजें चलती है भाग्य के साथ साथ। तो कुल मिलाकर के हमारे वित्तीय प्रबंधन और आने वाले जो छत्तीसगढ़ में मिनरल्स है वो इतने ज्यादा हमारे पास क्या नहीं है, कोयला है, हीरा है। योजनाओं में कोई शर्तें लागू करके कुछ लोगों को काट तो नहीं दिया जाएगा कि जितना लिखा है उतना देखिए, आज भी मैं आपको दावे के साथ प्रामाणिक तौर पर बताऊंगा, जब जब टैक्स बढ़ाने की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टैक्स बढ़ाई। चाहे वो यूजर चार्ज की बात करें, चाहे वो 720 रुपया पानी का टैक्स था, उसको 2400 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो इनके मुंह से ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। और कांग्रेस जो थी वो हमेशा से निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर चलती आई है। और आज आगे भी हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसी लिए हमने इस प्रकार की घोषणाएं की है ताकि हम उसको पूरा कर सकें। रविंद्र जी, बीजेपी आई तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स लाएगी क्या बीजेपी? हम सबसे बड़ी बात अपने वायदों को पूरा करेंगे, बिना टैक्स को बढ़ाए, निश्चित रूप से। हमारे पास संसाधन है, समय आने पे उसको प्रमाणित भी कहाँ से लाएंगे पैसे कैसे आएंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ना हमारे पास बहुत संसाधन है, समय के साथ हो जाएगा। वो मैं प्रमोद दुबे जी की एक दो बातों का जवाब दे रहा था। उन्होंने 3 बार कहा डिबेट में उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना। अरे किसने किया है? क्या डॉक्टर रमन सिंह ने किया है कर्जा माफ उद्योगपतियों का? हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं ना। अरे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने रगड़ा तोड़ दिया। कहाँ चले गए हैं?
अब भूपेश बघेल की दूसरी बात सब बोल विदेश भाग गए हैं। अकाल पड़ गया रमन सिंह के समय और इनके बारे में। अरे अकाल तो उस दिन छत्तीसगढ़ से स्वाहा हो गई थी जिस दिन रमन सिंह ने 1 रुपया किलो में चावल देना शुरू किया था। 1 रुपए किलो में चावल देके छत्तीसगढ़ के एक लोगों की उधर पूर्ति का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। उस दिन से अकाल की छाया खत्म हो गई। आप कहाँ बता रहे हैं, किनको झूठ बोल रहे हैं 11 बार अकाल पड़ा डॉक्टर रमन सिंह के समय? एकदम सरासर झूठ है। और प्रमोद दुबे जी, मैं आपको बहुत सम्मान कर रहा था टीवी डिबेट में, मुझे अफसोस हुआ कि आपने राजनीतिकरण करने का प्रयास किया इस तरह के तत्वों का। एकदम गलत हम लोग उन लोगों में नहीं है, हम लोग चेक दे करके फोटो खिंचाने वालों में से नहीं है। आपने उसका जवाब नहीं अरे रविंद्र जी, हम लोग चेक दे करके फोटो खिंचाने वालों में से नहीं है, हम लोग ईमानदार लोग हैं। आप तो सरकार का पैसा दे करके आपके 2 मंत्री फोटो खिंचा रहे थे, इससे लज्जाजनक बात भारत में और क्या होगी? करने के बाद हमने आज के सामने बोल रहे थे, हम टीवी डिबेट में बैठे थे सच्चाई जानने के लिए, धरातली सच्चाई जानने के लिए। यहाँ पर भी आप झूठ बोलते रहे। तो तैयार है कि नहीं आप लोग घोषणाओं को पूरा करने के लिए? कितने तैयार हैं? पूरी प्लानिंग है? बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है। केंद्र भी हमारे साथ है और हमारा डबल इंजन का जब सरकार चलेगा ना, ये धूल में उड़ जाएंगे कांग्रेस के लोग। कैसे भ्रष्टाचार। चलिए, ये तो जनता बताएगी कि कौन धूल में उड़ेगा। समय कम है, इसलिए चर्चा को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि घोषणाएं जरूर हुई हैं, घोषणाएं पूरी भी होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश पे इसका जो भार है वो समान रूप से बढ़ जाना चाहिए ताकि किसी एक वर्ग को इसका भार सहना ना पड़े। फिलहाल हम इंतजार करेंगे, परिणाम आएगा तो और जिम्मेदारी से उनसे पूछेंगे कि आप सत्ता में हैं तो आप क्या करने वाले हैं या आपकी घोषणाएं कैसे पूरी होंगी। फिलहाल चर्चा को यही खत्म करते हैं। रविंद्र सिंह जी ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अर्थशास्त्री डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।